नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दे दें। थोड़ी देर में गुजरात के बीजेपी टिकटों का बंटवारा होने वाला है और बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं। बीजेपी इस बार नए चेहरों को गुजरात में बड़े पैमाने पर मौका देगी। बड़े पैमाने पर टिकटों में हेरफेर होगा। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनके अलावा पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल भी चुनाव के मैदान में उतरने नहीं जा रहे हैं। पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह चुडासमा को, प्रदीप सिंह जडेजा को भी टिकट नहीं दे रही है बीजेपी इस बार, और इन लोगों ने खुद ही चुनाव न लड़ने की इच्छा जता दी है। सीनियर लीडर सौरभ पटेल भी इस बार चुनाव के मैदान में नहीं होंगे। उन्होंने भी चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। बड़ी खबर यह भी है कि विजय रूपाणी की सरकार में जो लोग भी मंत्री थे, जिन्हें जिन्हें ड्रॉप किया गया था, उन सबको इस बार मौका नहीं मिलेगा। बीजेपी इस बार नए चेहरे, युवा चेहरों पर गुजरात जीतने का प्लान बना रही है। गुजरात में मोदी का मुकाबला सीधे सीधे राहुल गांधी से है। आज नरेंद्र मोदी ने चुनाव के मैदान से ऐलान कर दिया कि 8 दिसंबर की तारीख जब काउंटिंग होगी, कांग्रेस न हिमाचल में जीतेगी, न गुजरात में मोदी को गुजरात में जीतेगी। ग्राउंड जीरो से मोदी को क्या रिपोर्ट मिली है, एक्सक्लूसिव डिटेल्स देखिए इस रिपोर्ट में। तमिलनाडु में 60 साल हो गए। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा देखिए, 50 साल में पैर नहीं रखने दिया उनको। उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात के लोगों ने कांग्रेस को 40 साल से सत्ता के बाहर करके रखा हुआ है। नागालैंड में भी कांग्रेस करीब 25 साल से लगातार चुनाव हार रही है। कांग्रेस का आधार आज भी परिवारवाद ही, बेटी का घर की। मोदी ने 24 वाला नेशनल प्लान अभी से लॉन्च कर दिया। में से हिमाचल के राजनीतिक रिवाज को बदलने की जिम्मेदारी हिमाचल को भी अपने पाले में कर लिया। गुजरात के वोटर्स को भी बता दिया, मोदी ही काम करेगा, कोई दूसरा विरोधी नहीं लड़ पाएगा। दुनिया की कोई ताकत उसको हिला नहीं सकती भाई। कांग्रेस एक बार जाती है फिर लौट कर नहीं आती। कांग्रेस कहां से निपट गई, कहां सिमट गई। मोदी ने 30 सेकंड में सब बता दिया। कांग्रेस के पास अब सिर्फ 2 ही राज्य बचे हैं, राजस्थान और छत्तीसगढ़। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। मोदी ने कह दिया है, इन दोनों ही लोकेशन पर विरोधी आपस में ही लड़ झगड़ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस का सियासी कालचक्र बिगड़ना तय है। सफाया कन्फर्म। बड़ी बातों और झूठी गारंटियों का रहा। कांग्रेस कभी हिमाचल को स्थिर सरकार नहीं दे सकती है, नहीं वो चाहते हैं। आप देखिए, आज जहां कांग्रेस की सरकारें बची हैं, गिन करके 2 ही सरकारें बची हैं। एक है राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में, और वहां से खबरें कभी विकास की आती है? नहीं आती है। वहां से खबरें आपस में झगड़े की ही खबरें रहती है। मोदी का हर एक पॉलिटिकल मैसेज नेशनल पर्सपेक्टिव में होता है। प्रधानमंत्री हिमाचल के वोटर्स को एड्रेस करते हैं तो गुजरात वालों को भी हिंट दे देते हैं। ऑल इंडिया लेवल पर मैसेज भेज देते हैं, कांग्रेस को लाना ही क्यों, कांग्रेस को चुनना ही क्यों, जब वो सियासी तौर पर आउट ऑफ ऑर्डर हो गई है। कांग्रेस का इतिहास क्या है और लोगों का कांग्रेस के प्रति गुस्सा कितना है। एक बार सरकार से गई तो फिर उसका वापस लौटना ही मुश्किल होता है। अब देखिए, तमिलनाडु करीब 60 साल पहले वहां से कांग्रेस को निकाला, अब तक वापस नहीं आई। 60 साल हो गए, घुसने नहीं देते। ये पश्चिम बंगाल देखिए, त्रिपुरा देखिए, 50 साल हो गए कांग्रेस को हटाया। 50 साल पहले 50 साल में पैर नहीं रखने दिया उनको। उत्तर प्रदेश, बिहार और गुजरात के लोगों ने कांग्रेस को करीब
40 साल से सत्ता के बाहर करके रखा हुआ है। कई ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं है। कांग्रेस का आधार आज भी परिवारवाद ही है। आपने 5 साल पहले कांग्रेस की विदाई कर दी थी, अब उसे लौटने नहीं देना है। घुसने मत दीजिए। राहुल महाराष्ट्र में भारत तो जोड़ रहे हैं, लेकिन सियासी लड़ाई में वोट नहीं बटोर पा रहे। हाँ, डायलॉग भारी भरकम मार रहे हैं। जानबूझ के देश में डर फैलाते हैं। इनकी पॉलिसीज डर फैलाने की पॉलिसीज है। नोटबंदी, जीएसटी, प्राइवेटाइजेशन, और फिर ये लोग डर को नफरत में बदलने का काम करते हैं, नफरत और हिंसा फैलाते हैं। कांग्रेस की लीडरशिप हिमाचल में डेरा जमाए बैठी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस शासित 2 राज्यों के सीएम के साथ मिलकर वोटर्स को रिझा तो रहे हैं, मगर अपनी पार्टी से पब्लिक का कनेक्शन नहीं ढूंढ पा रहे हैं। हाँ, सोशल मीडिया पर आरंभ है प्रचंड वाला टेक्स्ट खूब घूम रहा है। खड़गे की तलवार वाली तस्वीर जरूर वायरल हो रही है। प्रियंका भी खूब त्रिशूल लहरा रही है, वोटर्स को बहला फुसला रही है, और इन्हीं तस्वीरों के आधार पर कांग्रेस दावा कर रही है कि हिमाचल में तो राहुल की लहर है, कांग्रेस ही नंबर 1 है। आज मेरा सौभाग्य है। सर, भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि राज नहीं, इस बार रिवाज बदला जाएगा, क्योंकि हर 5 साल में परंपरा है सरकार बदलने की, लेकिन बीजेपी का दावा है कि इस बार ऐसा नहीं होने जा रहा है। पहाड़ में उनका दावा खोखला साबित होगा। यहाँ पर कांग्रेस की लहर चल रही है, घबरा गए हैं लोग। इतने घबराई सरकार है, ये जाने वाली है। 12 तारीख को जो वोटिंग होगा यहाँ पर, तो एक तरफा वोटिंग होगी, कांग्रेस पक्ष में होगी, यहाँ भी, गुजरात के अंदर भी। और राहुल गांधी की यात्रा जो है वो पूरा संदेश दे रही है पूरे देश के अंदर, उसका भी लाभ मिलेगा हिमाचल में भी और गुजरात के अंदर भी मिलेगा। बीजेपी कह रही है राहुल जी आ इसलिए नहीं रहे हैं राजस्थान में क्योंकि उनको हार जो है वो दिख रही है अपनी। देखिए, मैंने कहा आपको कि राहुल गांधी की यात्रा का लाभ पूरे देश के अंदर कांग्रेस को मिल रहा है। कांग्रेस के दावे के उलट एक ग्राउंड रियलिटी ये भी है कि जमीन पर भीड़ मोदी को सुनने आई, योगी को देखने आई। घर की छतों पर, दुकानों पर, गांव में, बाजारों में कांग्रेस का पंजा नहीं, बीजेपी का भगवा झंडा ही सुपरहिट है। हिमाचल का ऑटो वाला भी मोदी मोदी कर रहा है। हिमाचल में अब की बार मोदी जयराम का नारा ही चल रहा है, और इस सियासी थ्रिलर की बिग पिक्चर मोदी की रैलियों में दिख रही है। जबरदस्त माहौल बन चुका है। मोदी ने खुल्लम खुल्ला कह दिया है, काम तो बीजेपी ही करेगी, जनता विरोधियों के जाल में नहीं फंसेगी। कांग्रेस यानी अस्थिरता की गारंटी, कांग्रेस यानी भ्रष्टाचार, घोटाले की गारंटी, कांग्रेस यानी विकास कार्यों में रोड़े अटकाने की गारंटी। कई राजनीतिक दल सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद और वोट बैंक की पॉलिटिक्स के भरोसे चल रहे हैं। इसलिए बीजेपी की सरकारों का जैसे जैसे लोगों को अनुभव आता है, लोगों का विश्वास बढ़ता जाता है और बार बार आशीर्वाद मिलता रहता है। कांग्रेस जैसे ये दल जब सरकार में होते हैं तो सोचते हैं कि 5 साल बाद सरकार तो बननी नहीं है, 5 साल के बाद बदल होने ही वाला है, तो फिर काम करने की क्या जरूरत है, मौज करो। यही करते रहते हैं ना। और इसलिए उनका अपना पूरा ध्यान 5 साल में जितना इकट्ठा कर सके, जितना माल लुटाई कर सके, तिजोरी भर सके, काली कमाई कर सके, उसी में लगा रहता है। हिमाचल सिर्फ एक पड़ाव है। यह मोदी का राष्ट्रव्यापी अभियान है। इसमें मोदी का काम है
जनता जनार्दन का ध्यान है और कांग्रेस भगाओ वाला प्लान। ये प्लान कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, ये समझने के लिए आपको शिमला के मॉल रोड पर चलना होगा। पहाड़ों की रानी शिमला का ये मॉल रोड फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस के पोस्टर वॉर का अखाड़ा बन चुका है। कुछ दिनों पहले कांग्रेस ने अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह के साथ आ रही है कांग्रेस के नारे के साथ यहां एक बड़ा होर्डिंग लगाया। भाजपा ने इसके आगे एक तीर के निशान के साथ दूसरा बड़ा होर्डिंग लगाया और कांग्रेस की ओर इशारा करते हुए लिख डाला, जयराम जी के शपथ ग्रहण में। इसी तरह एक दूसरा पोस्टर भी दिखा जिसमें कांग्रेस का नारा था, शपथ का सपना टूटेगा क्योंकि आ रही है कांग्रेस। बीजेपी ने कांग्रेस के पोस्टर के बगल में एक और होर्डिंग के साथ जवाब दिया जिसमें लिखा था, फिर से विपक्ष में। वैसे तो चुनाव के मामले में हिमाचल को एक सॉफ्ट स्टेट कहा जाता है, लेकिन हिमाचल की कुर्सी हासिल करने के लिए दोनों ही पार्टियां जमीन से लेके सोशल मीडिया तक जबरदस्त माहौल बना रही हैं। लेकिन असली धमाल तो मोदी का ही है। प्रधानमंत्री जनता जनार्दन का आशीर्वाद भी मांगते हैं, कांग्रेस को शहंशाह वाला ताना भी मारते हैं। जो क्षेत्र कभी कांग्रेस का गढ़ माने जाते थे, वहां से कांग्रेस का पूरी तरह से सफाया हो गया है। उड़ीसा जितना बड़ा राज्य, कांग्रेस गायब। तेलंगाना, कांग्रेस साफ। यूपी बिहार ने तो बहुत पहले ही कांग्रेस को विदा कर दी। इसकी वजह है कांग्रेस द्वारा खुद को ईश्वर रूपी जनता जनार्दन से भी वो अपने आप को बड़े शहंशाह मानते हैं, बड़े मानते हैं। उसी का ये नतीजा है कि जनता लगातार उनको सजा दे रही है। चुनावी सभा के लिए जाते वक्त अपना काफिला रोककर एम्बुलेंस को रास्ता देते हैं। ये सब सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए होता है, लेकिन मोदी ऐसे जेस्चर्स से सीधे सीधे वोटर्स के दिमाग को अट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए तो मोदी को जनता का प्रधान सेवक कहते हैं और वोटर्स मोदी के नाम पर ही अपनी सरकार चुनते हैं। मोदी के विरोधियों को बार बार रिजेक्ट करते हैं। कांग्रेस यहां पिछले 5 साल से विपक्ष की भूमिका में है, लेकिन इस दौरान दिल्ली से कांग्रेस के ऑल इंडिया लीडर लोकसभा चुनाव के प्रचार को छोड़ करके क्या कभी आपका हाल पूछने के लिए आए थे क्या? कभी आए थे क्या? कभी आपका हाल जानने के लिए आए थे? कभी कोई मुसीबत आई तो वो आपके पास आए थे? अब हिमाचल के लोगों ने भी ठान लिया है कि अब तो कांग्रेस को हिमाचल से बिस्तरा बोरिया उठा करके निकालना ही पड़ेगा। हिमाचल के रास्ते गुजरात का किला फतह करने के लिए मोदी ने एक एमओयू साइन किया है। अब आप सोचेंगे कि मोदी के सियासी एमओयू का मतलब क्या है। एम यानी महिला, ओ यानी ओल्ड या कहें बुजुर्ग और नंबर 3 है यूथ। हिमाचल की चुनावी सभा में मोदी ने इन तीनों ही ग्रुप को टारगेट किया तो क्या असर वोटर्स के दिमाग पर हुआ? इसका जवाब मोदी का वही वोट बैंक दे सकता है जिसे प्रधानमंत्री ने 14 से ही अपने पाले में कर रखा है। और ये मोदी के वोटर्स का वो तबका है जिसमें हर चुनावी सीजन में इजाफा होता रहता है, यानी महिलाएं। किसकी हवा लग रही है? कौन, क्या लग रहा है इस बार बीजेपी रिपीट करेगी? यस, हाँ जी। क्या लग रहा है इस बार बीजेपी रिपीट करेगी या कांग्रेस पार्टी सरकार? करना तो चाहिए बीजेपी ने रिपीट, क्योंकि जो बीजेपी का वर्क है ऐसा तो अच्छा वर्क रहा बीजेपी वाले का, वैसे आनी तो चाहिए, रिपीट तो होनी चाहिए। वैसे तो पब्लिक के हाथ में, अब क्या बोलती है पब्लिक। तो नहीं, ये जीतनी चाहिए बीजेपी। हाँ जी, बड़ी बड़ी जयराम ने पेंशन लगाई है, सब कुछ किया है हमारे को बुजुर्गों को, तो यही जीतने चाहिए थे। मैम हम तो चाहेंगे सेम सरकार आए। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ है, काम बहुत हुआ है, बट थोड़ा टाइम लगता है हर चीज को। तो घर का मुखिया भी होता है, उसको भी टाइम लगता है थोड़ा सेटल होने में।
तो हम तो चाहेंगे कि सरकार रिपीट हो और होगी। क्या क्या ऐसा किया है सरकार ने जो आपको लगता है ये रिपीट होगी? देखो किया तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए। ये मोदी जी ने बड़ी अच्छी योजना चलाई कि उन्होंने 5 लाख का इंश्योरेंस जो हॉस्पिटल में जो एडमिट होगा उनको मिलेगा। हिम केयर योजना बहुत ही अच्छी चलाई। अब की बार मोदी के फेवर में हिमाचल के लोगों का जो मूड है, ओपिनियन पोल में भी वही मूड दिख रहा है। यानी इस बार हिमाचल वाले हर 5 साल में सरकार बदलने वाली परंपरा तोड़ सकते हैं, बीजेपी को वापस लाकर एक नया इतिहास रच सकते हैं। हमीरपुर, मंडी, शिमला, इन सारे लोकेशन की हॉट सीट्स का पॉलिटिकल कैलकुलेशन निकल चुका है। ओपिनियन पोल का डेटा मोदी को लेकर पब्लिक का मूड बता रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस की वापसी मुश्किल दिख रही है। हिमाचल में बीजेपी को एक बार फिर मोदी ही वापस लेकर आ रहे हैं, एक नई परंपरा की शुरुआत कर रहे हैं। किसको कितनी सीटें मिलेंगी ये आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 8 से 11 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अगर बात करें कांग्रेस की तो 5 से 8 सीटें आ सकती हैं कांग्रेस के हाथ में। और अगर अन्य की बात करें तो 0 से 1 सीट अन्य के खाते में भी जा सकती है। तो ये हमीरपुर की सीटों का बंटवारा है जो ओपिनियन पोल अभी तक आया है, जो जनता की राय से समझ में आया है। उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी हमीरपुर में बढ़त बनाएगी। जनता अभी किसकी तरफ मन बना रही है वो आप इन आंकड़ों से समझ सकते हैं, इस ओपिनियन पोल से समझ सकते हैं। सबसे सटीक ओपिनियन पोल और प्रधानमंत्री ने आज जो कहा वही ओपिनियन पोल में झलकता हुआ भी नजर आ रहा है। कांगड़ा में भी कांग्रेस पीछे खिसक गई है और भारतीय जनता पार्टी कांगड़ा रीजन में भी बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। अगर बात करें बीजेपी की तो उसके खाते में 12 से 15 सीटें जाएंगी और कांग्रेस के खाते में 5 से 8 सीटें जाएंगी। शिमला की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 6 से 9 सीटें। वहीं कांग्रेस थोड़ी सी आगे निकलती हुई 8 से 11 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। अन्य के खाते में 0 से 1 सीट जा सकती हैं। यह जनता की राय है। जनता अभी जो मन बना रही है चुनावों से पहले उसके मुताबिक अगर सीटों का बंटवारा होता है रीजन वाइज तो शिमला में बीजेपी थोड़ा सा पीछे जरूर खिसक रही है, लेकिन कांग्रेस यहां पर थोड़ी सी बढ़त बना रही है। 8 से 11 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं। अन्य के खाते में 0 से 1 सीट जा सकती है, जबकि बीजेपी के खाते में 6 से 9 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो शिमला में जरूर कांग्रेस के लिए राहत भरी बात है। मंडी में किसको कितनी सीटें मिल रही हैं तो बीजेपी के खाते में 12 से 15 सीटें जा सकती हैं। और अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस बहुत पीछे छूटती हुई 3 से 6 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं इस ओपिनियन पोल के मुताबिक। और अगर अन्य की बात करें तो उसके खाते में 0 से 1 सीट जा सकती है। तो पीएम ने आज जो कहा, जो रैली में संबोधित किया, पीएम का जो ओपिनियन है वो जनता की ओपिनियन से कितना मैच खा रहा है वो आप इन आंकड़ों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि मंडी में भी बढ़त बना सकती है भारतीय जनता पार्टी। 12 से 15 सीट कांग्रेस के खाते में कुल 3 से 6 सीट और अन्य के खाते में 0 से 1 सीट जा सकती है। यानी बीजेपी ने यहां पर बढ़त बना ली है। कमल खिलता हुआ नजर आएगा 12 से 15 सीटों पर। ये ओपिनियन पोल है, जनता की राय है चुनाव से ठीक पहले की। ओपिनियन पोल ये कह रहा है कि 38 से 43 सीटें मिल सकती हैं भारतीय जनता पार्टी को, 24 से 29 सीटें मिल सकती हैं कांग्रेस को। और अगर हम बात करें अन्य की तो 1 से 3 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। यानी कि बीजेपी बढ़त बना रही है, बीजेपी कांग्रेस से आगे निकल गई है। जो एक रिवाज हिमाचल प्रदेश के लिए कहा जाता है वो रिवाज टूटता हुआ कम से कम इस ओपिनियन पोल में तो नजर आ रहा है। क्योंकि हर 5 साल में हिमाचल प्रदेश में सरकार बदलती है, लेकिन इस बार जैसे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में रिवाज बदला, ऐसे ही हिमाचल प्रदेश में भी ओपिनियन पोल इस तरफ इशारा कर रहा है कि रिवाज टूटेगा और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो हिमाचल प्रदेश में बन सकती है। हमारे परिवार पब्लिक का ओपिनियन मोदी के ओपिनियन से बिल्कुल मैच कर रहा है। मोदी के पास कंफर्म रिपोर्ट है। फल को बेचने के लिए हालांकि कांग्रेस अभी भी भाजपा के डबल इंजन को फेल बता रही है। खड़गे कांग्रेस के नेताओं से फीडबैक तो ले रहे हैं, लेकिन फीडबैक लेने में अब काफी देरी हो चुकी है। कांग्रेस के पीछे सभी लोग हैं। हमारे सामने परिवर्तन के आगाज का, परिवर्तन की
जो भावना है, उसकी शक्तियां हैं, जो 2024 में परिवर्तन लाना चाहती हैं देश के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, उनका नेतृत्व करने का मौका था, उनको उनकी अगुवाई करने का मौका था, उनके लिए एक लाइट हाउस के तौर पर काम करने का मौका था। हम चूक गए। जहां हम चूक गए, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा बड़ा भाई हिमाचल नहीं चूकेगा। आज कांग्रेस के अंदर एकजुटता है, मैं पूर्ण एकजुटता नहीं कहूँगा, एकजुटता है, और भाजपा के अंदर लट्ठम लट्ठ है। आज जो है एक को निपटा दिया कह रहे हैं लोग, सारे हिमाचल में चर्चा है कि एक को निपटा दिया और दूसरे को निपटाने की तैयारी हो रही है। जयराम जी को भी लोग कह रहे हैं बस ये तो खाली रखा है, कोई और है। तो ये भावना है, और इसीलिए आज भाजपा के अंदर एक जबरदस्त बगावत है। जगह जगह विरोधी उम्मीदवार लड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री तक को एक बागी उम्मीदवार को बिठाने के लिए अपनी कसम देनी पड़ रही है। तो जब ऐसी स्थिति है तो ये सारी स्थितियां चीख चीख करके कह रही हैं कि कांग्रेस सत्ता में आ रही है। मोदी के दुश्मन कैमरे पर भले ही ऑल इज वेल वाला नैरेटिव बनाएं, लेकिन अंदर ही अंदर खबर तो उनको भी है। अब की बार जनता एक बार फिर मोदी पर ही भरोसा जता रही है, जयराम ठाकुर को ही वापस ला रही है। हिमाचल वालों के लिए जितना जरूरी राम मंदिर है, उतना ही जरूरी हिंदुत्व का वैभव वापस लाने वाले मोदी भी हैं। सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि यहाँ टोटली हिंदू है। सबसे पहली बात तो यही है, जो हिंदुस्तान में है वो हिंदू है, ठीक है जी। राम मंदिर की बात की तो आप सभी इसके विषय में हमारे से ज़्यादा जानते हैं, पूरा भारत पूरा विश्व जानता है कि 500 वर्षों से हमारा जो राम मंदिर था वो गिरवी था। अब जब से मोदी जी की सरकार बनी है, हमारा जो राम मंदिर है आज़ाद हुआ है। हमारे राम लला जी पहले तंबू में रहे, ठीक है जी, तंबू से निकल के आज एक भव्य वहाँ पे महल बन रहा है, जो उनका महल है जिसकी हमें भी आवश्यकता है। देखो जी, वो मुद्दा कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि आजकल जो हमारे यंग हैं, युवा हैं, वो पूरे ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। जयराम ठाकुर भी चलेंगे और जय श्री राम भी चले गए। जो हमारा विकास किया है, हिंदुत्व का विकास किया है, वो इन दोनों के कारण ही हुआ है। ये बताइए कि क्या इस बार हवा किसकी बह रही है, किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की बनेगी। बीजेपी की? क्यों? बीजेपी है जी, हाँ, 15 साल से आज़ाद जी है, इस बार रिपीट करेंगे बीजेपी भी। बीजेपी जो है काम ठीक कर रही है। अच्छा। सेंटर में जो नरेंद्र मोदी वो भी काम ठीक कर रहे हैं, इसलिए हम अभी हमारा ये है बीजेपी को चुनेंगे हम। मैं तो सोचता हूँ कि बीजेपी ही आएगी, क्योंकि उनका बहुमत भी है और पार्टी भी अच्छी है। मोदी के नेतृत्व में हो सकता है कि फूल फिर खिल सकता है हिमाचल प्रदेश में। अच्छा, मोदी जी के नेतृत्व में फूल दोबारा खिलेगा? यस यस। चलिए, आपको लगता है मोदी जी के नेतृत्व में फूल खिलेगा? बिल्कुल जी, क्यों नहीं खिलेगा। मोदी सरकार ऐसी है, उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। यहाँ हिमाचल प्रदेश में, राज्य में किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की बनेगी। और किसकी बनेगी? क्यों लग रहा है साहब? मोदी अच्छा बंदा है, योगी आया था कल, तो बीजेपी ठीक है, कांग्रेस बीजेपी की बनेगी। हिमाचल में राहुल के पोस्टर्स तो दिखे, मगर राहुल नहीं दिखे। प्रियंका ने भले ही मोर्चा संभाला, खूब माहौल बनाया, लेकिन पब्लिक की ओपिनियन से क्लियर है, अब की बार जनता को कांग्रेस के साथ जाना रास नहीं आ रहा, और हिमाचल से बीजेपी के जाने का, मोदी के हारने का चांस तो बिल्कुल नहीं दिख रहा। और अब गुजरात चुनावों से जुड़ी हुई बड़ी खबर। गुजरात के लिए उम्मीदवारों के नाम पर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक इस वक्त चल रही है। किन नामों पर खास तौर से विचार किया जा रहा है, इंडिया टीवी के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है इसे लेकर। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी को बीजेपी टिकट दे सकती है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसके अलावा हार्दिक पटेल को विरमगांव से टिकट मिल सकता है और मोरबी से कांतिलाल अमृतिया को बीजेपी का टिकट दिया जा सकता है। रूपाणी सरकार के वक्त रहे करीब करीब सारे मंत्रियों का टिकट इस बार कटना तय माना जा रहा है। बीजेपी करीब 30 विधायकों को ड्रॉप कर सकती है, उनका टिकट इस बार काट सकती है। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय से हमारे साथ जुड़ रहे हैं आनंद प्रकाश पांडे, हमारे संवाददाता। जैसा हमने थोड़ी देर पहले भी बताया था, आनंद की बड़े बड़े नेता, पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल और कई सीनियर मंत्री पिछली सरकार में, वो तमाम लोग जो हैं खुद कह रहे हैं कि अब इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे और बड़े पैमाने पर टिकट कट सकते हैं।
जी बिल्कुल, इतने साल से वहाँ 2 दशक लगभग 3 दशक होने को आ गया बीजेपी वहाँ सत्ता में है और ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी जो भी है अगर उसको खत्म करना है तो बीजेपी ने यह तय किया है कि जो पुराने नेता हैं जो कई बार के विधायक रहे हैं उनका टिकट काट दिया जाए और नए लोगों को मौका दिया जाए। और यही वजह है कि इन नेताओं को पहले ही ये सूचना दे दी गई थी, तो इन्होंने अपने एक फेस सेविंग के तौर पर खुद ही चिट्ठी लिख के ये बताया है कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। इसमें विजय रूपानी है, सौरभ पटेल है, चुदासमा है, नितिन पटेल है, करीब 8 ऐसे विधायक हैं जो कि पहले मंत्री भी रह चुके, उन्होंने चिट्ठी लिख दी और 1-2 और चिट्ठी लिखने वाले हैं। बीजेपी की कोशिश ये है कि जो एंटी इनकम्बेंसी अगर थोड़ी बहुत बची है, पूरा कैबिनेट बदल देने के बाद, मुख्यमंत्री बदल देने के बाद, तो उसको भी खत्म कर दिया जाए और ऐसे में नए नए चेहरों को यहाँ पे आगे लाने की कोशिश की जा रही है। और जो आज 182 नामों पे 182 सीटों पे जो सूची आई है, हर सीट पे एक नाम आया, यानी कि बीजेपी ने अपना पूरा होमवर्क कर लिया है। 3 बार बीजेपी को गुजरात बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक गुजरात में उसकी भी और 2 बार यहाँ दिल्ली में बैठ चुकी है और उसमें नामों को लगभग फाइनल किया जा चुका है। और 5 बैठकों के बाद आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उस लिस्ट को रखा जा रहा है और 182 सीट पर एक नाम यहाँ पर आया। और जैसा कि आपने नाम बताया, हार्दिक पटेल हो, रविंद्र जडेजा की पत्नी हो, या फिर मोरबी के जो पूर्व विधायक है बीजेपी के, जो कि जब मोरबी हादसा हुआ था तो खुद वहां मौजूद थे और वो अपने शरीर में ट्यूब बांधकर पानी में कूद गए थे, उन्होंने कुछ लोगों की जान भी बचाई थी, तो उनको इसका इनाम मिल सकता है। उनका नाम मोरबी से लगभग फाइनल किया जा चुका है, उनके नाम का भी आज ऐलान हो सकता है। ठीक, आनंद, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए। जैसा आनंद प्रकाश पांडे ने बताया, बीजेपी आज देर रात तक गुजरात की लिस्ट आउट कर देगी। 182 सीटों के एक साथ लिस्ट आउट होगी। 182 सीटों में किस जाति से किसे टिकट देना है, कितनी महिलाओं को टिकट मिलेगा, सब कुछ तय किया जाएगा। बीजेपी क्या इस बार किसी मुसलमान को भी टिकट देगी? क्योंकि पिछले कई बार से बीजेपी की लिस्ट में कोई मुस्लिम नाम नहीं था। गुजरात की ऐसी 20 सीटें जहां मुसलमान वोटर सीधा असर डालते हैं। इस बार मुस्लिम वोट की लड़ाई में केजरीवाल भी आ गए हैं, ओवैसी भी आ गए हैं, कांग्रेस पहले से ही मौजूद है। तो गुजरात का यह धर्म कांटा किस तरफ है, समझते हैं एक स्पेशल रिपोर्ट से। साथियों, G20 का ये लोगो केवल एक प्रतीक चिन्ह नहीं है, ये एक संदेश है, ये एक भावना है जो हमारी रगों में है। ये एक संकल्प है जो हमारी सोच में शामिल रहा है। वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र के जरिए विश्व बंधुत्व की जिस भावना को हम जीते आए हैं, वो विचार इस लोगो और थीम में प्रतिबिंबित हो रहा है। इस लोगो में कमल का फूल, भारत की पौराणिक धरोहर, हमारी आस्था, हमारी बौद्धिकता, इन सबको एक साथ चित्रित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में होने वाले G20 समिट का लोगो क्या लॉन्च किया। इन लोगों में कांग्रेस को मोदी का वोट दिख गया। पूरी कांग्रेस में रुदन क्रंदन शुरू हो गया। कांग्रेस के मीडिया हेड जयराम रमेश पहले तो ट्वीट किया, फिर लाव लश्कर के साथ आए और भारत में हो रही जिस G20 की समिट पर उन्हें गर्व का एहसास करना चाहिए था, वो लोगों को लेकर उपहास करने लगे। बड़ी हैरानी की बात है कि कांग्रेस को लोगों पर लिखा वसुधैव कुटुंबकम का ये मंत्र नहीं दिखा। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की भारत की आत्मा नजर नहीं आई। भारत के राष्ट्रीय फूल कमल के आगोश में पूरी पृथ्वी को संवारने का व्यापक संदेश नहीं दिखा। दिखा तो कमल के फूल के भीतर भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह दिखा, बीजेपी का वोट दिखा। कमल आज से हजारों वर्षों से भारत और भारतीय संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण है। कोई भी पुष्प, अरे भाई उनको ध्यान नहीं है। कबीर के भजन में अष्ट कमल दल चरखा सोहे, पंच तत्व गुण तीनी चदरिया।
ये राम नाम रस बीनी चदरिया। वैसे उनको कष्ट भले ही हो, परंतु यह सत्य है कि यदि हमें इंटेलेक्चुअल सुपर पावर बनना है या इकोनॉमिक सुपर पावर बनना है, तो लक्ष्मी जी भी कमल पर विराजती हैं और सरस्वती जी भी कमल पर विराजती हैं। तो जो कमल का विरोध करने की बात करते हैं, तो ये निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म के प्रति एक और अवमानना का प्रतीक है। अब यदि मैं उनसे पूछना चाहूं, किसी जमाने में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह गाय बछड़ा होता था, तो गाय भारतीय संस्कृति की प्रतीक नहीं थी। और यहां पर विषय फिर एक बार संवैधानिक विषय पर राजनीति करने का है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? हम सब ने पढ़ा है स्कूल में, राष्ट्रीय पुष्प कमल है। मतलब राष्ट्रीय पुष्प होगा और उसके ऊपर आपको राजनीति नजर आएगी। यह दर्शाता है कि राष्ट्र और राष्ट्रवाद के किसी भी तत्व के प्रति आपके मन में कितनी अवमानना है, और उसको लेट डाउन करने के लिए आप किसी भी सीमा तक जाने को तैयार हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। गलतियां ढूंढने चलो तो हजार अच्छी चीज में गलती निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। प्रधानमंत्री ने लोगों के जरिए वसुधैव कुटुंबकम, विश्व बंधुत्व दुनिया को दिखाया, तो कांग्रेस को बीजेपी का चुनाव चिन्ह नजर आया। भाजपा का चुनाव चिन्ह को एक राजनीतिक, एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में डालना उचित नहीं है, किसी तरह से उचित नहीं है। कल हम हाथ डाल देंगे और बोलेंगे कि शरीर का अंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाथ जो है पूरा दुनिया में हाथ दिखाता है, हाथ जो है इंपॉर्टेंट चीज़ है, हाथ से कोई काम नहीं होता है। तो आप क्या बोलोगे कि कांग्रेस जो है जनता को बेवकूफ़ समझ रही है? तो मोदी जी को लगता है कि हम सब लोग बेवकूफ़ हैं। जो प्रधानमंत्री अपने नाम पर स्टेडियम का उद्घाटन कर सकता है, कुछ ही लोग करते हैं, ये पुतिन, हिटलर, वैसे ही लोग करते हैं जो अपने नाम पर जो है अपने जिंदा रहते हुए जो है स्टेडियम का उद्घाटन कर दिया। वही व्यक्ति अपने एक राजनीतिक दल के सिंबल लेकर G20 के लोगो बना दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि G20 इतने साल से चल रही है, हो रही है, अब सबका सिंबल देख लो, किसी ने इस तरह का काम किया क्या? हमारा इतना ही कहना है कि जब बाइडेन साहब आएंगे तो पूछेंगे नहीं क्या? उनको नहीं मालूम होगी कि ये भाजपा का भी सिंबल है? क्या सोचेंगे देश के बारे में? हम इतना ही कहना चाहेंगे। फ्रांस का राष्ट्रपति आएगा, उनको नहीं मालूम है कि ये भाजपा का सिंबल है। आप पूरे देश में देश के जो है साग गिरा रहे हो। आज मोदी ने नहीं, कांग्रेस ने लोटस ट्रेंड करवाया, और जब कांग्रेस की ट्रोल आर्मी G20 का लोगो लेकर घूम रही थी, तो बीजेपी वाले कमल ढूंढ रहे थे और कांग्रेस से सवाल पूछते मिले। क्या 1980 में भारत सरकार का कमल की फोटो वाला डाक टिकट भी बीजेपी ने करवाया? लोग पूछ रहे हैं, उस हिसाब से तो लोटस टेम्पल भी बीजेपी का हेडक्वार्टर होना चाहिए। सोशल मीडिया पर ऐसे तमाम कमेंट्स, ऐसे पोस्ट की भरमार है। सच तो यह है कि कांग्रेस को ये सवाल उठाने से पहले G20 के लोगों में कमल, राष्ट्रीय फूल कमल और बीजेपी के चुनाव चिन्ह कमल में अंतर समझ लेना चाहिए। कमल, जिसका बॉटनिकल नेम निलियोम्बो न्यूसीफेरा है, ये एक पवित्र भारतीय फूल है। इसे राष्ट्रीय फूल इसलिए बनाया गया क्योंकि ये भारतीय कला और पुराणों में इसका जिक्र किया गया है। कमल उर्वरता, ज्ञान, समृद्धि, सम्मान, लंबी आयु, अच्छी किस्मत, दिल और दिमाग की सुंदरता को भी दिखाता है। 1950 में कमल को राष्ट्रीय फूल घोषित किया गया था और 1980 में बीजेपी बनी। कहा तो ये जा रहा है कि कांग्रेस सेल्फ गोल करने में माहिर है। कहा तो ये जा रहा है कि हमेशा चुनाव के समय कुछ ऐसा कर देती है कि बीजेपी को मौका मिल जाता है, और इस बार भी कांग्रेस ने वही किया। कमल का नाम लिया और बीजेपी के हिंदुत्व को ढार दे दिया। कहानी कमल से शुरू हुई और निशाने पर राहुल और केजरीवाल दोनों आ गए। हिंदुत्व की तलवार से बीजेपी ने सबसे तीखा प्रहार कांग्रेस पर किया। लोगो विवाद में कर्नाटक कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट सतीश जरकीहोली के बयान का जिक्र किया और मैसेज बढ़ा दिया। हिंदू धर्म, वो धर्म, ये धर्म। हिंदू शब्द कहां से आ गया है? ये हमारा है? पर्शियन का है। पर्शियन का है ईरान, इराक, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। फिर भारत का उधर का क्या संबंध है? फिर आपका कैसा होगा हिंदू?
चर्चा होना चाहिए। अभी व्हाट्सएप में विकिपीडिया में देखो पर्शियन कहाँ से आ गया शब्द, आपका नहीं है, फिर आपको इतने उसको ऊपर बिठा के क्यों आप जा रहे हैं, आपका नहीं है वो शब्द। फिर उसका मीनिंग आपको समझ में आ गया तो आपके आप शर्म आ जाएंगे। हिंदू का जो मीनिंग है वो बहुत गंदी है। ये तो मैंने कह रहा हूँ, स्वामी जी ने क्या बोला ना, ये ऑलरेडी वेबसाइट में है। कहीं का धर्म कहीं का शब्द आप लाके हमारे ऊपर जबरदस्ती डाल रहे हैं। यही नहीं, कांग्रेस के बहाने बीजेपी ने नोट पर लक्ष्मी जी की तस्वीर छपवाने की वकालत करने वाले केजरीवाल से भी पूछा, जिस कमल पर मां लक्ष्मी विराजती हैं, उस कमल पर बोलने वाले कांग्रेस पर खामोशी क्यों? कांग्रेस पार्टी के कर्नाटक के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष ने हिंदू शब्द के लिए अपमानजनक नहीं, कोट अनकोट में गंदा शब्द तक प्रयोग किया था, किसका अर्थ बहुत गंदा है। कुछ दिन पूर्व एक और विषय आया था कि अमुक का हिंदू धर्म से कोई मतलब नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी जी अपनी भारत जोड़ो यात्रा में ये लोगों के कान में कौन सा मंत्र फूंकते चले जा रहे हैं कि वोट जोड़ने के लिए हिंदू भावनाओं और अस्मिता पर जितना भी आघात करना हो तो पीछे नहीं रहना है। इस बयान पर तथाकथित परम शिव भक्त हिंदू यानी जो कांग्रेस के चिर युवा नेता हैं, उनका क्या कहना है? और जब इस प्रकार की बातें हिंदू देवी देवताओं के लिए कही जाती हैं तो भारत की राजनीति के बगुला भक्त जो देवी देवताओं के स्थान की बात करते हैं मुद्रा के ऊपर, उनका क्या कहना है? और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, यदि आप सभी पत्रकार उनसे यह प्रश्न पूछेंगे तो आप देखिएगा कि उनके दोहरा चरित्र उभर कर सामने आ जाएगा। जब यह पार्टियां एक तरफ दूसरा आवरण मुखौटा और दूसरी तरफ दूसरा मुख लेती हैं तो यह विषय सिर्फ हिंदू समाज के विरोध का नहीं है, यह विषय सिर्फ भारतीय समाज को छलने का नहीं है, यह विषय भारत की राजनीति में विश्वसनीयता के संकट का भी है। इन्हीं कारणों से नेताओं के प्रति विश्वसनीयता कम होती है। तो जो कोई भी यदि यह पंक्ति कहना चाहूंगा कि हिंदू हितों का हनन पंथ निरपेक्षवाद यदि करता है तो समझो भारत के मर्म पर आघात वह करता है। गुजरात में 88.6% हिंदू हैं, हिमाचल में करीब 95.2% हिंदू। गुजरात की 182 सीटों में से 20 सीटों पर मुस्लिम वोटर सीधा असर डालते हैं, जबकि 162 सीटों पर हिंदू वोटर हार जीत का फैसला करते हैं। बीजेपी के लिए हिंदुत्व हमेशा से फायदेमंद रहा है। इस बार कांग्रेस ने G20 लोगों के बहाने फिर से इस मुद्दे को बीजेपी को सौंप दिया। बीजेपी के लिए हिंदुत्व क्या है, इन दो ट्वीट को देखिए। एक ट्वीट नौतम स्वामी का है और दूसरा ट्वीट गुजरात बीजेपी का है। पहले नौतम स्वामी के इस ट्वीट को देखिए। यह वीडियो जूनागढ़ में आदिवासियों के बीच एक कार्यक्रम का है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।